बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास, आज हम अपना फर्स्ट अकाउंटिंग का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एज अ टर्म एंड एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके एग्जांपल्स को आपको बताएंगे। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग को एज अ टर्म कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखेंगे। हमेशा याद रखें, जब भी हम कोई न्यू सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसमें यूज़ होने वाली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमें सही तरीके से क्लियर हो। तो अकाउंटिंग हमारे लिए क्योंकि न्यू टर्म है, ठीक है, सब्जेक्ट भी है और एक टर्म भी है नहीं, तो इस हिसाब से अकाउंटिंग को जब हम एज अ टर्म डिफाइन करेंगे तो इट मीन्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और टर्म हमारे सामने आ रही है, बिजनेस। बिजनेस ऐसे आसान लफ्जों में हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिजनेस मीन्स कारोबार, ठीक है। लेकिन कारोबार को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमेशा याद रखें, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करें जिसका मकसद अगर प्रॉफिट का अर्न करना है, उसका प्रॉफिट अर्न करना है, इसका मतलब वो आपका क्या है? बिजनेस है, आसान लफ्जों में कह सकते हैं कारोबार, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं आप, ठीक है, उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट का अर्न करना, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। पूरी अकाउंटिंग जो है इन 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। आप किसी भी लेवल की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इन 5 एलिमेंट्स से क्या करना है? डील करना है, ठीक है। होल बिजनेस जो है हमारा, कंप्लीट बिजनेस जो है वो इन 5 एलिमेंट्स पे क्या कर रहा है? बेस कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एसेट्स। देखें, एसेट्स क्या है? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हिच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। मतलब कोई भी इदारा, एंटिटी का मतलब होता है इदारा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो कहलाती है, ठीक है। तो जो भी आपका इदारा है वो हमारे पास एंटिटी है। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज, देखें, हर किसी, कोई भी इदारा है, कोई भी बिजनेस है, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जिसकी कोई मनी वैल्यू होती है, जो पैसे में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, एक है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एक है नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं और उसमें एसेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्स की बात होगी। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब वो चीज़ जो पैसे में आ रही है। और नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स कौन सी होती है? जो कि फ्री में हमें मिल जाती है। और फ्री में हमें क्या मिलता है? अक्सर स्टूडेंट से पूछो तो वो यही बोलते हैं, फ्री में तो सर कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। जबकि अगर हम देखें तो अल्लाह की हमारे पास इतनी सारी नेमतें हैं, वो सब हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ऑक्सीजन है एयर में, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सही। सूरज की रोशनी है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं, हमें अल्लाह ने देखने के लिए आंखें दी हैं, सही है, और चलने के लिए पाँव दिए हैं, सही। ये जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से हमें मिली हैं, ये सारी नॉन इकोनॉमिक गुड है, सही। तो हम यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक गुड की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो इन चीज़ों की बात होगी जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी। इससे हमें ये बात क्लियर हो गई कि एसेट्स वो रिसोर्स है बिजनेस की जो हम किसी भी पैसे से, किसी भी अमाउंट से जिसकी कोई मनी वैल्यू होती है, उससे हम इसको परचेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एसेट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। मतलब ऐसे वो रिसोर्सेज जो विद इन अ ईयर कन्वर्ट हो जाएं किसमें? कैश में, ठीक है। बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएं एक साल के अंदर, या उसकी, या आसान लफ्जों में क्या है, उसकी वैल्यू विद इन अ ईयर क्या होती रहे? फ्लक्चुएट होती रहे, फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट होती रहे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश मौजूद है, सही है। अब वो जो इन हैंड कैश है उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, ठीक है। मतलब अभी एक ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पर वर्ड यूज करा है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी कोई मनी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजेक्शन, एक चीज़ खरीदी, एक पैसे, मेरे पास जो अमाउंट था वो कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। जिस तरह इन्वेंट्री,
ठीक है। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? वो चीज़ें जो कि हम बेचने के लिए खरीदते हैं, ठीक है, वो हमारी इन्वेंट्री अप डाउन होती है, वो भी करंट एसेट है, ठीक है। तो हमारे पास हर वो एसेट, हर वो इकोनॉमिक रिसोर्स जिसकी वैल्यू विद इन अ ईयर क्या होती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, करंट एसेट्स कहलाती है। यहाँ पर फिस्कल ईयर लिखा हुआ है, इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। फिर हमारे पास आ रहा है नॉन करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स है, ये वो इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कंपनी जो है होल्ड करती है 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, ठीक है, और ये आसानी से कैश में, इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होते भी नहीं है। और अभी हम नेक्स्ट इसकी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, करंट और नॉन करंट का डिफरेंस आपको बहुत आसानी से और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिस्कल ईयर लिखा हुआ है। फिस्कल ईयर का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, सही। जिस तरह कैलेंडर ईयर होता है ना, कि भाई जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह टैक्स ईयर होता है, जुलाई में स्टार्ट होता है, जून में एंड होता है, ठीक है। इसी तरह फिस्कल ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है या अकाउंटिंग ईयर, सब एक ही नेम है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपके बिजनेस का, हर किसी के बिजनेस का भी, किसी भी बिजनेस का अपना फिस्कल ईयर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी फेब में स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर जनवरी के एंड में क्या हो जाएगा, 31 जनवरी पे ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने 31 मार्च पे स्टार्ट करा तो नेक्स्ट मंथ के फेब में 28 या 29 फेब पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हर कंपनी का अपना फिस्कल ईयर हो सकता है, सही हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे करंट एसेट्स की एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैश, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास मतलब कस्टमर्स जो हमसे उधार में चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं, हमसे उधार में चीज़ लेके जाते हैं और हमसे वर्बल प्रॉमिस कर लेते हैं, ज़बानी वादा हो जाता है कि भाई पैसे दे देंगे विद इन, इसका नॉर्मली टाइम पीरियड 1 महीने का होता है, 30 डेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मर्चेंडाइज है। मर्चेंडाइज कहते हैं उन चीज़ों को वो जो हम बेचने के पर्पज से खरीदते हैं। ऑफिस सप्लाईज हैं, ठीक है, स्टेज ऑफिस की अपनी स्टेपलर है, पंचिंग मशीन है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑफिस सप्लाईज में आती हैं। प्रीपेड्स हैं। प्रीपेड्स का मतलब जितनी हमने एडवांस पेमेंट्स करी हुई हैं वो हमारे एसेट हैं, ठीक है। नोट्स रिसीवेबल है, जब हम अपने कस्टमर से रिटर्न प्रॉमिस करते हैं तो हमारा नोट रिसीवेबल कराता है। कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास बैंक है, मतलब वो पैसा जो हमारा बैंक में पड़ा हुआ है, या फिर शेयर्स हैं, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो वो भी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स की लिस्ट है उसमें लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट, मशीनरी, ठीक है। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क की तरफ बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बताऊं लैंड और बिल्डिंग। लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये वो एसेट्स हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जो कोई भी बिजनेस जो है 1 साल के अंदर जो है 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए क्या करता है, अपने पास होल्ड करता है, ठीक है। फॉरन से इसको अपने पास से जो है मतलब इसको सेल आउट नहीं कर देता, या इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं आप, कैश में कन्वर्ट नहीं करते हम इसको नॉर्मली, ठीक है। इसको जब हम परचेज करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम इसको 1 साल से ज़्यादा अरसे तक की इसकी लाइफ होती है, हम इसको 1 साल से ज़्यादा अरसे तक उसको होल्ड भी करते हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल होते हैं और एक इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल वो होते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। और पेटेंट्स और ट्रेडमार्क क्या है, नॉन इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। मतलब पेटेंट्स और ट्रेडमार्क को मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते ना ये, ठीक है, इसलिए हम इसको हम कहते हैं नॉन, ये हमारे पास इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है, पे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। इसको बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे पेटेंट्स क्या होते हैं। दरअसल ये राइट्स होते हैं जो कि हम परचेज करते हैं किसी से, किसी भी दूसरी कंपनी से, ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है पूरा हमारा, ठीक है। तो इसको इन फ्यूचर देखेंगे, अभी सिर्फ याद रखें कि इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं और नॉन करंट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर हम बताएंगे कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, आउटसाइडर इक्विटी इन बिजनेस। देखिए हमें बिजनेस करना है, अब बिजनेस करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब फाइनेंस कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी, मतलब एसेट्स की, आसान लफ्ज़ों में कहूँ एसेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज या तो ओनर अपने पास से क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, वो हमारा एक एलिमेंट है जो कि कैपिटल, लास्ट में मैं इसको डिस्कस करेंगे। और एक हमारे पास सोर्स होती है आउटसाइडर सोर्स, जहाँ हम अपने दोस्त से बोरो करते हैं या बैंक से बोरो करते हैं या रिलेटिव से बोरो करते हैं, तो ये हमारा आउटसाइडर रिसोर्स होता है, जहाँ से हम एसेट्स को या इकोनॉमिक रिसोर्स को क्या कर रहे होते हैं, बोरो कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने कहा आउटसाइडर इक्विटी इन बिजनेस। बिजनेस में जो आउटसाइडर का राइट है वो क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। ये हमने, अच्छा, लायबिलिटी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है।
अगर ऐसी लाइबिलिटी या ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि आपको विद इन ईयर पे बैक करनी है हर हाल में, तो इसका मतलब हो गया कि वो हमारे पास करंट एसेट है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटी या वो ऑब्लिगेशन जो हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे का हमें टाइम पीरियड मिला हुआ है, हम उसमें उसको पे बैक कर सकते हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं करंट लाइबिलिटीज़ की, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की। करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ आ जाए तो अकाउंट पेबल, जिस तरह हमने देखा था करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल था। अगर मैं किसी कस्टमर को कोई चीज़ सेल आउट कर रहा हूँ क्रेडिट पर, उधार पर, तो मेरे लिए तो अकाउंट रिसीवेबल हो गया क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं क्या बन गया? अकाउंट पेबल, उसके लिए लाइबिलिटी बन चुकी है। इसी तरह मैं नोट्स पेबल, रिटन प्रॉमिस है, इनकम टैक्स पेबल हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक से अगर आपने एक्सेस अमाउंट क्या करा है, विड्रॉ करा है, तो वो बैंक पेबल कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है। ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन्स हमने 3 मंथ्स के लिए या 4 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए, मतलब विद इन ईयर हमें क्या करना है? पे बैक करना है, तो हमारे पास ये सारी करंट लाइबिलिटीज होती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हैं। अभी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज क्या होती हैं ये हम आपको बाद में इसको इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम आगे लेवल पे जाएंगे। अभी सिर्फ इसका याद रखने एग्जाम्पल के तौर पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आती है। अच्छा, बैंक लोन है, ठीक है, बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको लोन की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसमें आपको टाइम पीरियड भी 1 साल ज़्यादा मिल जाता है आराम से, ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट में हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस है वो एक्सपेंसेस के बगैर तो रन हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हम करते क्यों हैं? एक्सपेंसेस करने का मकसद होता है अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना। हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है रेवेन्यू, उसको हमें इंक्रीज करना होता है, ठीक है, अपनी सेल को बढ़ाना होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस होता कब है? वैसे तो एक्सपेंस का एक जनरल मीनिंग है, एक्सपेंस मतलब खर्च है, जो कि आसान कॉमन मतलब मीनिंग है। एक्सपेंस का मतलब खर्च है। एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है वो भी क्या बोलता है? एक्सपेंस का मतलब क्या है? खर्च है, ठीक है। तो हम इसको, एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपायर्ड और यूज्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम देखें तो हमें पता होना चाहिए एक्सपेंस के एक्चुअल मीनिंग क्या। अगर ये एक्सपेंस की डेफिनेशन हमें सही तरीके से समझ में आ जाए तो हमारे अकाउंटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन फ्यूचर जो है आगे हमें समझ में आ जाएंगे। हमेशा याद रखें जब तक कोई चीज़ एक्सपायर्ड या यूज नहीं होती अकाउंटिंग के सेंस में, हम उसको एक्सपेंस काउंट नहीं करते, वो हमारे पास एसेट होता है, ठीक है। सर अब कुछ एग्जांपल्स हैं, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाईज है, ठीक है, ये हमारे पास की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यूज हैं। रेवेन्यूज कहते हैं सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। रेवेन्यूज के बारे में एक दरअसल मिस कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स का, वो रेवेन्यू का मतलब समझते हैं इनकम। रेवेन्यू का मतलब जो है भाई इनकम नहीं होता है ना, प्रॉफिट होता है, ठीक है। इनकम एंड प्रॉफिट आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इनकम और प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू का पार्ट होते हैं, रेवेन्यू नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मैंने 15 रुपीज़ की परचेज करी है, अब मैं उसको 25 में सेल आउट कर रहा हूँ। 15 में परचेज करा, 25 में उसको सेल आउट कर रहा हूँ, तो 25 मेरा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, और उसमें से 15 मेरी क्या है? कॉस्ट है, और जो कि मेरा एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा, सही। और जो 10 रुपीज़ है वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। आपको समझ में आ गई हुई बात। तो सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस एक शख्स आता है आपको कहता है मेरी दिन की 5 लाख की सेल है, तो भाई दिन की 5 लाख की सेल होने का मतलब ये नहीं है कि दिन की 5 लाख की सेल होने का मतलब उसका रेवेन्यू है, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसका प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई। अब वो उसमें से उसने अपनी एक्सपेंसेस को मैच ऑफ करेगा तो फिर उसके बाद उसका एक्चुअल इनकम उसकी आएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट हमारे पास इसका एलिमेंट है वो है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल ओनर्स इक्विटी इन बिजनेस है। ये हमने जब लाइबिलिटी मैंने डिस्कस करा था तो मैंने बताया था कि भाई एसेट्स, आपको बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। वो रिसोर्सेज आपके पास कहाँ से आएंगी? वो या तो लाइबिलिटीज के थ्रू आएंगी या कैपिटल के थ्रू आएंगी, ठीक है। ओनर्स इक्विटी इन बिजनेस, इसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं और नेट वर्थ भी कहते हैं, ठीक है। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल या शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल होंगे, ठीक है। अगर कंपनी है तो वहाँ शेयर कैपिटल होगा। अगर सिंगल है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? सिंपल कैपिटल का वर्ड हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक कॉन्ट्रा है ड्राइंग। जब एक तो है ओनर अपनी जेब से पैसा लगा रहा है, जब वो पैसा लगा रहा है तो तब वो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल या शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जब वही ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा तो वो कहलाएगा क्या? ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रा कैपिटल भी कहते हैं। वो आपको फर्स्ट लेक्चर